तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या क्या है। अपवर्तन अभी हम लोग देखा गया कि प्रकाश जब एक माध्यम से, मान लो एक माध्यम है, यहाँ से प्रकाश ऐसे चली तो अभिलंब यहाँ बनाते हैं, जिस बिंदु पे गिरती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ से एक अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं। तो ये क्या करती है, यदि ये माध्यम दो क्या है, माध्यम दो, माध्यम एक, यदि माध्यम दो सघन माध्यम है तो ये प्रकाश किरण क्या करती है, अपने मार्ग से, वास्तविक मार्ग से अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। तो ये अभिलंब था अपना, ये अभिलंब मान लेते हैं n1 n2 है। तो अब यहाँ इनके n1 और आपतित किरण इनके बीच एक कोण बनता है बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ऐसे ही ये परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा I। तो देखें बेटा, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अब ध्यान से देखें तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। तो होता है कि बेटा अपवर्तन के दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। इसके कौन कौन से दो नियम हैं? पहला है बेटा कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसी को बोला जाता है बेटा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जा रहा है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ है बेटा? तीनों एक ही तल में स्थित हैं। फिर से सुने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा नियम ये कहता है कि इसकी साइन थीटा ले लें, इसका साइन ले लें, साइन I, साइन R एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। दूसरा नियम अपवर्तन का ये कहता है कि आपतित कोण का साइन, मतलब साइन I जो होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा साइन R के। ठीक है बेटा, साइन I साइन R के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग जानते हैं बेटा, जब भी ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं। अपने के केस में चलो ये नियतांक बेटा साइन I बराबर n लिख लें, साइन R लिख लें। अब देखिए n की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा चीज़ें भाग हो जाएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, साइन I बटा साइन R हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये नियतांक है, एक नियतांक है। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपतन अपवर्तित कोण जो ये है,
अपवर्तित कोण की साइन ले लें और उसमें आपतन कोण के साइन से भाग दे दें तो एक नियतांक मिलेगा जिसको बोलते हैं बेटा अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे इसी चीज को? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बोलेंगे। और किसी भी माध्यम के लिए दो माध्यम हैं, मान लो एक वायु माध्यम है, दूसरा आप जल ले लो, दूसरा शीशा ले लो, प्लास्टिक ले लो। तो जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसके प्रकाश की चाल और दिशा क्या होती है? थोड़ी सी बदल जाती है। तो कितने नंबर से बदल रही है उसी को बेटा बोलते हैं अपवर्तनांक। तो ये दो नियम हम लोगों ने समझ लिया। बेटा अगली बार हम लोग बात करेंगे सघन और विरल माध्यम, तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है। अगले हम लोग बात करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें कि प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देख, प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक। चलिए बेटा ये कैसे समझें कि आप दो तरह का माध्यम जान गए, एक तो विरल माध्यम जान गए और दूसरा सघन माध्यम जान गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लो बेटा आपको दौड़ना हो तो हवा में तेज दौड़ पाओगे, मतलब सड़क पे तेज दौड़ पाओगे या पानी में दौड़ पाओगे? तो आप सबका जवाब ये होगा कि सर हवा में दौड़ना, सड़क पे दौड़ना आसान होता है, जबकि पानी में या दूसरे पदार्थ पे दौड़ना ज़्यादा कठिन होता है। ऐसा इसलिए कि जो हवा माध्यम है उसकी घनत्व क्या होती है? कम होती है। जल की बात किया जाए या दूसरे ऐसे माध्यम की बात किया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ठीक आप ऐसे सोचो कि आप अपने जगह पे एक प्रकाश किरण को ले लो, तो बेटा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अब कितने गुना कम हो रही है, जितने गुना कम होती है बेटा उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रकाश देखें, ये प्रकाश यहाँ हवा से चली, मान लेते हैं बेटा हवा से चली, हवा माध्यम है और ये जल माध्यम है, जल चली ऐसे आएगी तो क्या होगी? अभिलंब से झुक जाएगी तो एक कोण R होगा, एक कोण I होगा। तो बेटा इसमें अब इसकी प्रकाश की चाल क्या होगी? बदल जाएगी। मान लेते हैं चाल कितनी हो गई? इसकी चाल v हो गई। यहाँ चाल, हवा में चाल बेटा c ले लें, प्रकाश की चाल c। तो जो ये प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल बटा जल में चाल, जल के जगह पे बेटा माध्यम बोल दिया जाए तो माध्यम में चाल, इन दोनों का जो अनुपात होता है c/v जो हो जाएगा, इसी को बेटा बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या जनरली अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात आती है, जैसे एग्जाम्पल देखें कि
हवा में चाल तथा माध्यम में चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ऐसे हो सकता है कि ये जल माध्यम से किसी तीसरे माध्यम में जा रही हो, तो फिर इसका अपवर्तनांक कुछ और हो जाएगा। तो इन दो माध्यम के बीच माध्यम 1 का जो चाल होगा, माध्यम 2 का जो चाल होगा, इनका जो अपवर्तनांक होगा बेटा, जो अनुपात आएगा, इसको बोलेंगे बेटा सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्लियर है?